नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा विषय है सुनामी या सुनामिस। दोस्तों, सुनामी जो है भूकंप और ज्वालामुखी, सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल, यानी सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। भूकंप और ज्वालामुखी के द्वारा महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल जब हलचल पैदा होती है तो महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होने लगता है। यानी भूकंप और ज्वालामुखी में, या कह सकते हैं भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है और महासागर का जल जो है अचानक विस्थापन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामिस या सुनामी या बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें के नाम से जाना जाता है। यानी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। हलचल के परिणाम स्वरूप महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होने लगता है, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी अथवा सुनामिस अथवा बंदरगाह की लहरें अथवा भूकंपीय समुद्री लहरें भी के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए तो सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है। यानी शुरुआत में क्या होता है कि एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में, यानी शुरुआत में क्या होता है कि एक ऊर्ध्वाधर केवल तरंग पैदा होती है, लेकिन बाद में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। यानी पहले एक तरंग ऊर्ध्वाधर पैदा होगी और उसके बाद कई तरंगों का एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग जो होती है उसकी ऊंचाई शिखर और नीची गर्त, पहली तरंग जो होगी उसकी ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। यानी पहली तरंग जो होगी उसमें ऊंचाई की शिखर से नीचे समुद्री धरातल के गर्त तक एक जल स्तर को बनाए रखने का काम करता है। महासागर में जल तरंग की गति की, महासागर में जल तरंग की गति की गहराई पर निर्भर करती है। देखा जाए तो महासागर में जल तरंग जो होती है कि गति जो है ये गहराई महासागर की गहराई पर निर्भर होती है। इसकी गति उथले समुद्रों में ज़्यादा
और गहरे समुद्र में कम होती है। यानी जो तरंगों का जो ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, ये उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी, यानी जिसके परिणाम स्वरूप क्योंकि उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें उठती हैं ये कम होती हैं। इस कारण से महासागरों के अंदरूनी भाग में इससे कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि महासागर के अंदरूनी जो भाग होते हैं वो कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तरंग ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तटीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ये तरंगें ज़्यादा प्रभावित होती हैं और व्यापक नुकसान भी पहुंचाती हैं। यानी तटीय क्षेत्रों में तरंगें जो है ज़्यादा प्रभावी होती हैं और ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जलपोत पर सुनामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है। क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी के लहरों की लंबाई अधिक होती है। क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी के लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है। क्योंकि छिछले महासागर में और गहरे महासागर में तरंगों के स्वरूप में अंतर हो जाता है। इसलिए जो जलपोत होते हैं उनको केवल 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर वो तरंगें उठा सकती हैं, बाकी नहीं उठा पाती हैं उनकी भार को। और वो भी कई मिनट में। जो 1-2 मीटर उठाती हैं वो ये नहीं कि बहुत जल्दी प्रक्रिया में तरंगे सुनामी जलपोत को बहुत जल्दी ऊपर उठा ले, उसके लिए 1-2 मिनट का समय भी लगता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, तो इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है। यानी जब ये तरंगे जो है सुनामी जो है उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है। समय वही रहता है लेकिन लंबाई इसकी कम होती चली जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर से भी अधिक हो जाती है। उथले समुद्रों में कई बार देखा गया है कि सुनामी की तरंगे जो होती हैं वो 15 मीटर की ऊंचाई तक से भी अधिक हो जाती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र में, यानी जब ये 15 मीटर से अधिक हो जाती हैं तो ये तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंसक होती हैं। यानी जिन समुद्र तटों पर सुनामी या बंदरगाह लहरें आती हैं और 15 मीटर ऊंचाई वाली होती हैं लहरें जब, तो वो बहुत विध्वंसक होती हैं, अपार धन और जन की हानि करती हैं।
इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। यानी सुनामी को हम उथले जल की तरंग के नाम से भी पुकारते हैं। यानी सुनामी आप चार नामों से पुकार सकते हैं। एक तो सुनामी, दूसरा सुनामिस, तीसरा बंदरगाह लहरें और चौथा भूकंपीय समुद्री लहरें। इन 4 नामों से सुनामी को पुकारा जाता है। सुनामी, सुनामिस, बंदरगाह लहरें, भूकंपीय समुद्री लहरें, उथले जल की तरंगें आदि नाम से सुनामी को पुकारते हैं। सुनामी जो होती है ये आम तौर पर अगर देखा जाए प्रशांत महासागर तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती हैं। यानी सुनामी जो है ये आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर सुनामी प्रशांत महासागर तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका, भारत के तटीय भागों में सुनामी ज़्यादातर आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें, ये जो सुनामी तरंगें होती हैं ये जब समुद्रों से तट पर पहुंचती हैं, सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं। यानी जब ये तट पर पहुंचती हैं तो ये तरंगे जो है, जो सुनामी है या बंदरगाह तरंगे हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में फैलने लगता है। यानी ऊर्जा निर्मुक्त होगी और साथ ही साथ जो है समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में फैलने लगता है। और बंदरगाह, शहरों, कस्बों और अनेक प्रकार के ढांचों, विभिन्न प्रकार के भवनों, इमारतों और बस्तियों को ये सुनामी तबाह कर देती है। विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है। यानी जनसंख्या आधिक्य का देखा जाए, जनसंख्या घनत्व को देखा जाए, जनसंख्या दबाव को देखा जाए तो विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं ये सघन होते हैं, साथ ही साथ अनेक प्रकार के मानव के केंद्रीय गतिविधियों के महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल का नुकसान पहुंचाती है। यानी तटीय भागों पर जब आती है तो अपने साथ वो ऊर्जा निर्मुक्त करती है और जो समुद्र का जल होता है वो जल
तेजी से तटीय क्षेत्रों में फैलता है, जिससे बस्तियां, भवनों या विभिन्न प्रकार के मानव आवश्यकता अनुसार जो भवनों का निर्माण होता है, उन भवनों पर अपार धन जन की हानि करता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी यानी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अगर देखा जाए तो सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है। यानी सुनामी जो हानि पहुंचाती है, जो नुकसान करती है, उसके प्रभाव को कम कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहद है। सुनामी के द्वारा होने वाला नुकसान का जो हमारा मापक होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी जब ये तटीय क्षेत्रों में आती हैं तो ये बहुत नुकसान करती हैं। सुनामी अपने साथ ऊर्जा को निर्मुक्त करती हैं और इनका जल का फैलाव जो है बस्तियों में हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर हम किसी और प्राकृतिक आपदा से इसकी तुलना करें सुनामी की, तो यह कार्य बहुत कठिन हो जाता है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है। यानी अगर देखा जाए, ये सोचा जाए कि कोई एक देश ऐसे यंत्रों का निर्माण कर ले कि हम सुनामी से निपट सकें, तो किसी एक देश के लिए ये संभव नहीं है कि ये इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा सुनामी से बचा जा सके। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आने के बाद भारत ने इसके खतरे को कम करने के उपाय 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आने के बाद भारत ने इसके खतरे को कम करने के उपाय शुरू कर दिए। सुनामी की चेतना जारी करने के लिए इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम, सुनामी की चेतावनी जारी करने के लिए, यानी सुनामी की जानकारी को जारी करने के लिए इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम IOTWS विकसित हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत अनेक देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि आपस में सुनामी जैसी किसी भी आपदा की भविष्यवाणी संबंधी सूचना एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सहित अनेक तटवर्ती देशों जो जैसे जापान, फिलीपाइन, एशिया के द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इनमें आपस में सहमत हुए हैं कि सुनामी जैसी आपदा की भविष्यवाणी संबंधी सूचना एक दूसरे से साझा करेंगे। एक दूसरे से वो अपनी जानकारी को साझा करेंगे। IOTWS मुख्यतः दो तरह का काम करता है। IOTWS इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम, इसको देखा जाए तो ये दो तरह से काम करता है। पहला क्या है, समुद्र में बन रहे दबाव को रिकॉर्ड करना, यानी समुद्र के अंदर बन रहे वायुदाब के दबाव को रिकॉर्ड करना।
समुद्र में बन रहे दबाव को रिकॉर्ड करना। दूसरा लहरों को मापता है। पहला काम है कि उसको रिकॉर्ड करना है और दूसरा काम यह है कि लहरों को मापना है। इसके आधार पर सुनामी का कितना खतरा है को आप पता लगाया जाता है। यानी पहला काम करेंगे वो कि समुद्र में बन रहे दबाव के बारे में रिकॉर्ड करना है या जानकारी प्राप्त करना है, और दूसरा काम ये करेंगे कि लहरों को मापना, वायु का दाब जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और लहरों को मापना। इसके आधार पर सुनामी कितना खतरा है इसका आकलन किया जा सकता है। भूकंप या सुनामी जैसी किसी आपदा के लिए, भूकंप या सुनामी जैसी किसी आपदा के लिए फिलहाल संसार में जो भी चेतावनी तंत्र काम कर रहे हैं उसमें कितना नुकसान हो सकता है तटवर्ती क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में, इसका आकलन कर पाना बहुत कठिन हो गया है। दोस्तों, आज का वीडियो सुनामी से संबंधित रहा है। सुनामी जो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक पैदा होने वाली हलचल है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जल का अचानक विस्थापन होने लगता है, जिसे हम सुनामी, बंदरगाह की लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें या उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। इसके बारे में बताया गया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।